हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक न्यूमेरिकल्स देख लिया आपने कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस के, ठीक है। कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस टॉपिक पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी तक हमने क्या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखा था, हमने बेंडिंग का अलग देखा था और एक्सियल का अलग देखा था। एक्सियल मीन्स डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, और बेंडिंग मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस। तो टॉपिक इज कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस, क्लियर। तो बेंडिंग का लीनियर वेरिएशन था, वो हमने देख लिया। एक जगह टेंशन में था बेंडिंग, एक जगह बेंडिंग कंप्रेशन में था। एक टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था, एक कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था। और एक्सियल या तो पूरा टेंसाइल आएगा या पूरा कंप्रेसिव आएगा, क्लियर। तो अभी तक हमने ये देखा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। मतलब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, एक्सियल और बेंडिंग को एक साथ कपल कर दें, कंबाइन, तो हमारा डायग्राम किस तरह कंस्ट्रक्ट होगा। तो उसके लिए हम 3 केसेस लेके चलेंगे, तो जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो हम कॉलम का एग्जांपल लेके चलेंगे, क्योंकि कॉलम पे ये लोड सबसे ज्यादा लगता है। और भी जगह ये लोड लगता है, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस के। मैकेनिकल वालों के लिए हेक्सा ब्लेड वाला करा देंगे, हेक्सा ब्लेड होती है ऐसे कटिंग करने के लिए, ठीक है। और सिविल वालों के लिए पायर वाला करा देंगे। जो बोर्ड्स होती है, बोर्ड्स में जाते हैं तो बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है लकड़ी का, उस पे जब चल के जाते हैं तो उस पे जो लोडिंग होती है वो इसेंट्रिक लोडिंग होती है, ठीक है। तो हम ये 2 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे रियलिटी पे बेस्ड, तो जिससे आपको एक फीलिंग भी आएगी। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस भी पता चलेगा कि ये टॉपिक पढ़ने का मतलब क्या है। सिग्निफिकेंस भी तो पता होना चाहिए, अदरवाइज पढ़ने का मतलब ही क्या है, ठीक है। फीलिंग्स आनी जरूरी है, क्लियर। तो कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स देखते हैं हम। सबसे पहले कॉलम की बात करते हैं। व्हाट इज कॉलम? कॉलम क्या है? कॉलम क्या है? एक वर्टिकल मेंबर है। कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है। जो दोनों एंड से क्या होता है? फिक्स्ड होता है। कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड ऑलवेज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। कॉलम पे हमेशा लोड कैसे लगता है? एक्सियल कंप्रेसिव। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलम। कॉलम क्या है? वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। उसकी लोड एक्सियल लगता है, एक्सिस पे, ठीक है। बट डेफिनेशंस जो है वो आइडियल केसेस के लिए डिफाइंड होती है। एक्चुअल में लोड एक्सिस पे नहीं लग सकता, क्लियर। अगर लोड एक्चुअल में एक्सिस पे लगेगा तो कॉलम को आसमान तक बना दो, कॉलम में कभी बकलिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लोड एक्सिस पे, और हमने पढ़ा है एक्सियल लोड है तो कभी बकलिंग हो ही नहीं सकती, ना बेंडिंग हो सकती है, ठीक है। आया समझ में? तो लोड एक्सिस पे है, इट मींस एक्सियल कंप्रेसिव लोड कॉलम पे लगता है। लेकिन एक्चुअल में लोड एक्सिस पे नहीं लग सकता, क्योंकि हमें पता है मटेरियल यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई नहीं कर सकता, इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट होगा। और लोड भी हम एक्चुअल एक्सिस पे नहीं लगा सकते, थोड़ा बहुत इधर लोड हमारा शिफ्ट करेगा ही, क्लियर। तो वो सब देखते हुए हमको कॉलम की डिजाइन करनी पड़ती है, क्लियर। तो एक्चुअल में जो लोड लगता है कॉलम पे वो इस तरह लगता है, ठीक है। ये हमारा कॉलम है, वर्टिकल मेंबर है, और ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हमारी ZZ दिख रही है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसको क्रॉस सेक्शन बोला जाता है, क्लियर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है ये रेड वाला, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन का प्लेन है। अब क्रॉस सेक्शन ABCD है, ठीक है। ये इसके कॉर्नर्स हैं ABCD। अब लोड जो लग रहा है इस पे, ये कौन सा लोड है? ये देखो, ये तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, और ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन हो गई। इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये इसेंट्रिसिटी आ रही है। तो ये जो लोड लग रहा है ये इसेंट्रिक एक्सियल, ये जो लोड है ये इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, क्लियर। और ये इसेंट्रिसिटी है यहां पे, ठीक है। तो ये है अपना डायग्राम। ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई y एक्सिस जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस है, और z एक्सिस हो गई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्लियर। तो ये अपना डायग्राम हो गया। रेक्टेंगुलर सेक्शन लेके चल रहे हैं हम। आपको आगे सर्कुलर भी बताऊंगा, स्क्वायर सब बताऊंगा, लेकिन वो कॉलम में डिस्कस करूंगा। अभी आपको कंबाइंड बेंडिंग एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के अप्रोच के लिए मैंने ये टॉपिक उठाया है, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को यहीं फिनिश करेंगे हम। तो एक्सियल जो है उसको डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, बी जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस कहलाता है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैंने यहां बना दिया, इसका ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना दिया मैंने, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लेते हैं अपन। तो जब लोड इसकी एक्सिस पे लग रहा है तो ये लोड कौन सा है? इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड है। और इसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं?
पीछे वाले सारे डायग्राम से मैं आपको यही बताता चाह रहा हूं कि कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं इसेंट्रिक एक्सियल लोड को, ठीक है। तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड को कैसे रिजॉल्व करते हैं हम, ये इसका क्रॉस सेक्शन बना दिया नीचे मैंने, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई और ये लोड लग रहा है यहाँ, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया क्रॉस सेक्शन में, ये यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको 4 कॉर्नर्स पे भी निकालना बताऊंगा, चारों कॉर्नर्स पे कितना स्ट्रेस आएगा, वो इस टॉपिक में नहीं, इस पे एक न्यूमेरिकल बता दूंगा, ठीक है। तो वहां पे लोड यहां लग रहा होगा, ये क्रॉस सेक्शन है, अभी तो इस एक्सिस के ऊपर आ रहा है लोड, अब लोड यहां लग रहा होगा उस क्वेश्चन में, तो यहां लग रहा होगा, तो ये इसेंट्रिसिटी भी आएगी, ये इसेंट्रिसिटी भी आएगी, उसमें एक्स से भी इसेंट्रिसिटी आएगी, वाई से भी इसेंट्रिसिटी आएगी, तो उसकी कैलकुलेशन अलग तरह से होगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी अपन ये देखते हैं सबसे पहले, तो अपन अप्रोच क्या लगाते हैं, यहां से फिक्स किया, इसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में क्या लगाएंगे हम, एक P1 का लोड लगाएंगे और एक अपोजिट में क्या लगाएंगे, P2 का लोड लगाएंगे, और ये जो डिस्टेंस है ये इसेंट्रिसिटी है, बेसिक अप्रोच क्लियर है इसेंट्रिसिटी की, ठीक है, ये डिस्टेंस इसेंट्रिसिटी है। तो यहां पे ये लोड अपना P है, P और P2 मिलके क्या करेंगे यहां पे, तो कपल का डायरेक्शन देखो सिंपल है, ये फोर्स नीचे लग रहा है और ये फोर्स यहां लग रहा है, ये P है फोर्स और ये P2 है और ये डिस्टेंस क्या है E। तो कुछ नहीं करना, इस फोर्स को इसकी इसेंट्रिसिटी की तरफ घुमा दो, इस फोर्स को इसकी इसेंट्रिसिटी की तरफ घुमा दो, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या आया, कुल मिला के इस तरह का डायरेक्शन आया, कितना मूवमेंट आया, PE का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया, ये देखो क्लॉकवाइज, इस तरह का मूवमेंट आया क्लॉकवाइज, M = PE, क्लियर। तो ये एक्सटर्नल मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा बनेगा, बेंडिंग का एंटी क्लॉक बनेगा, जो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है, और लीनियर वेरिएशन आता है, ये सब बता चुका हूं। अब ये क्लॉकवाइज आ रहा है, एक्सटर्नल नेट मोमेंट क्लॉकवाइज आ रहा है, तो फिक्स्ड एंड क्या ऑफर करेगा, रिएक्शन मोमेंट ऑफर करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। नेट मोमेंट क्लॉकवाइज, तो फिक्स्ड एंड पे रिएक्शन मोमेंट आएगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो ये मेंबर को कैसे बेंड करने की कोशिश करेंगे, ये मेंबर को इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेंगे या नहीं। तो यहां पे फाइबर्स क्या हो रहे हैं, देखो ये फाइबर्स क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, फाइबर्स पास पास आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास, तो कंप्रेशन आ रहा है, तो यहां पे आएगा कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। और यहां पे फाइबर्स क्या है, दूर दूर जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे क्या आएगा, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस। आया समझ में। तो बेंडिंग में हमेशा दो आएंगे, एक टेंशन में आएगा, एक कंप्रेशन में आएगा, ध्यान रखना, इसलिए डायग्राम ऐसा बनता है, ठीक है, एक जगह टेंशन एक जगह कंप्रेशन। तो इस जगह पे क्या आ गया अपने पास, प्लस सिग्मा बी, और इस जगह पे क्या आ गया, माइनस सिग्मा बी, क्लियर। तो ये मैंने लिख दिया बेंडिंग स्ट्रेस यहां पे। अब एक्सियल कितना आएगा, अब ये दोनों तो चले गए कपल में, अब एक एक्सियल लोड बच गया इस पे देखो, और कंडीशन हमारी हमेशा यही रहेगी, P1 P2 P के बराबर है, P1 P2 P के बराबर है, ये दोनों कट जाएंगे, यही बचेगा। तो हम इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। पुराने लेक्चर्स देखे बिना आगे नहीं बढ़ना है, पीछे के लेक्चर्स देखते चलो और आगे बढ़ते चलो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो P1 है ये हमारा क्या है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, और एक्सियल लोड कौन सा स्ट्रेस देता है, एक्सियल स्ट्रेस देता है, ठीक है। तो एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस सिग्मा आएगी, क्लियर। ये डायग्राम सिर्फ बेंडिंग का है, ठीक है, एक्सियल का नहीं है, एक्सियल का बनाएंगे तो इस तरह आ जाएगा वो। एक्सियल का अगर ड्रॉ करना चाहते हैं हम, तो वो डायग्राम कैसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यूनिफॉर्म आएगा, लोड का डायरेक्शन इधर है तो रेजिस्टिंग फोर्स अपोजिट में आएंगे, तो अपोजिट में बना दिए। तो ये एक्सियल का डिस्ट्रीब्यूशन है जो यूनिफॉर्म होता है, और ये बेंडिंग का है। इन दोनों को कंबाइंड करके यहां ड्रॉ करेंगे, दैट इज द डायग्राम, ठीक है। तो यहां पे एक्सियल कितना आएगा, माइनस सिग्मा है। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास, कंडीशन क्लियर। यहां पे माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा भी आ गया स्ट्रेस, और यहां आ गया माइनस सिग्मा है प्लस सिग्मा भी, क्लियर। ये दो कंडीशन आई हमारे पास, ठीक है। तो बेंडिंग तो हमेशा एक प्लस में आएगा एक माइनस में, और एक्सियल का सेम नेचर रहेगा, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, बट लोड यहां पे कंप्रेसिव था इसलिए एक्सियल दोनों तरफ माइनस में आया, क्लियर। अब फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1 देखो, ये क्रॉस सेक्शन है अपना ABCD, और ये क्रॉस सेक्शन में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड कैसी दिखेगी, पॉइंट दिखेगी, वो सब बना रखी है यहाँ पे, कंप्लीट चीजें क्लियर है।
अब यहाँ पे ये सिग्मा है डायरेक्ट स्ट्रेस है और सिग्मा भी बेंडिंग स्ट्रेस है, और बेंडिंग और डायरेक्ट का हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले केस 1 लेते हैं, सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। अगर मान लो सिग्मा ए की वैल्यू ज्यादा हो जाए सिग्मा बी से, तो सिग्मा ए मान लेते हैं अपन हो गया 4 और सिग्मा बी हो गया 2। सिग्मा ए ज्यादा हो जाए सिग्मा बी से, तो सिग्मा ए 4 मान लेते हैं, सिग्मा बी 2 मान लेते हैं। तो यहां वैल्यू कितनी आएगी, लेफ्ट में वैल्यू कितनी आएगी बोलो, -4 + 2 कितना होगा, -2। इट मींस कंप्रेसिव। ठीक है, और राइट में कितना आएगा, राइट में कितना आएगा, -4 - 2 कितना आ जाएगा, -6 कंप्रेसिव। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं एरो, ठीक है। यहां पे कितना आएगा हाइट नीचे की तरफ कंप्रेसिव में, कंप्रेसिव डायरेक्शन में नेगेटिव -6। यहां पे तो क्या है, दोनों प्लस हो गए, ये वो वाला आ गई वैल्यू यहां पे -6, और यहां पे कितना आ रहा है वैल्यू, कम आ रही है, यहां पे -2 आ रही है, और वेरिएशन कैसा है, लीनियर। ये बन गया डायग्राम। ठीक है, ये ऊपर की तरफ आ गए इसमें। क्योंकि दोनों के एरो ऊपर जा रहे हैं, देख लो आप। ठीक है, ये आ गया अपना डायग्राम। यहां तो दोनों आ गए एक्सियल और बेंडिंग, और यहां पे इसका आया निकल के कितना, इतना। तो ये अपना टोटल क्या हुआ, ये टोटल अपना क्या हुआ, कंप्रेसिव हुआ, कंप्रेसिव हुआ, नॉट टेंसाइल। ये टोटल कंप्रेसिव में आया। ठीक है, अब अपन केस लेते हैं सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बी। मान लो सिग्मा ए की वैल्यू भी 2 है, तो दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए, तो यहां पे रखी वैल्यू तो कितनी आएगी, सिग्मा ए -2 सिग्मा बी +2, तो -2 + 2 कितना हो गया, 0। तो यहां तो आ गया वैल्यू 0। और यहां कितनी आएगी वैल्यू, बोलो यहां कितनी आएगी, सिग्मा ए कितना है -2, सिग्मा बी कितना है -2, तो टोटल वहां कितना हो गया, वहां पे -4 हो गया। मतलब आधा तो सिग्मा ए आ गया और आधा आ गया सिग्मा बी, तो टोटल अपने पास कितना आ गया यहां पर, और है कंप्रेसिव, तो ये -4 है कंप्रेसिव इन नेचर। ठीक है, तो इसको इससे मिला देंगे अपन, वही लीनियर वेरिएशन। तो ये जो कंडीशन आई ये इस केस में आएगी जब सिग्मा ए और सिग्मा बी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो वापस से हम बना देते हैं डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। चिंता मत करो, कॉलम में और अच्छे से डिस्कस करूंगा, कॉलम चैप्टर आएगा जब। ये बन गया। ठीक है, तो ये भी क्या है टोटल, ये भी कंप्रेसिव इन नेचर है। ये भी तो कंप्रेसिव डायग्राम आ रहा है, वैल्यू देख लो ना, यहां 0 आ रही है लेकिन यहां माइनस आ रही है, यहां तो इसमें यहां माइनस आ रही थी, यहां भी माइनस आ रही थी, नीचे आ रहा है। अब सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा बी, तो सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा बी, तो सिग्मा बी 4 मान लेते हैं, सिग्मा ए 2 मान लेते हैं, क्योंकि सिग्मा ए क्या है, छोटा है, तो 2 इज लेस देन 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब वैल्यू रखते हैं इधर लेफ्ट साइड में, कितना होगा, सिग्मा ए कितना है -2, -2 + 4 कितना बचा, +2। इस बार ये गया टेंशन में, टेंसाइल गया, ये देखो प्लस में आ गई वैल्यू। और इधर रखते हैं वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, यहां तो वही -6 हो जाएगी। तो डायग्राम वापस बनाए, कैसा बनेगा डायग्राम बताइए। यहां तो वैल्यू वही हो जाएगी वापस, यहां तो वैल्यू वापस -6 कंप्रेसिव, बट यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है, +2 आ रही है। भाई यहां 2 है हाइट, यहां पे 6 है हाइट, तो यहां कमी बनेगी हाइट। ठीक है, तो इसको यहां से पास करा देंगे अपन, लीनियर वेरिएशन आएगा क्योंकि दोनों ही लीनियर होते हैं। ये आ गया डायग्राम अपना। ठीक है, यहां वैल्यू टेंशन में आ गई, तो यहां तो अपना ये दिखाई देंगे अपन, ये तो कंप्रेशन में है ही। ठीक है, लोड देखो नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर ही जाएगा एरो, लोड नीचे है ना, तो ये एरो ऊपर ही शो करेंगे कंप्रेसिव, और ये आ जाएंगे नीचे की तरफ क्योंकि ये है टेंशन में। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम तो आ गया पूरा क्लियर। अब यहां पे टेंशन आ गया और ये कंप्रेशन में है,
लेकिन ये दोनों डायग्राम जो थे केस 1 एंड 2 वो तो क्या है, पूरे पूरे कंप्रेशन में, ये देखो ये तो पूरे कंप्रेशन में। बट यहां पे क्या आ गया इस डायग्राम में, इसमें टेंशन आ गया इधर। क्लियर? तो ये क्या है, कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस के स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स है। ठीक है, ये 3 केसेस हैं। तो यहां तो दोनों कंप्रेशन में, बट यहां टेंशन आ गया। क्लियर? तो कॉलम की क्या कंडीशन होती है, कॉलम में जब तक कंप्रेशन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉलम में कोई सी भी साइड पे, लेफ्ट या राइट साइड पे अगर टेंशन आ गया, जैसा कि यहां आ गया, तो कॉलम क्या होगा, जमीन से उखड़ जाएगा ऊपर, जमीन से बाहर निकल जाएगा कॉलम, कहीं भी टेंशन आ गया तो। क्योंकि कॉलम में हमेशा कंप्रेशन ही होना चाहिए, तभी वो अंदर रहेगा दबा हुआ। अगर कहीं भी टेंशन आ गया तो वो जमीन से बाहर निकल जाएगा। इस पर बहुत ही लंबा टॉपिक है जिसको अपन कॉलम में डिस्कस करेंगे। मिडल रूल्स हैं वो अपन कॉलम में डिस्कस करेंगे, कितनी इसेंट्रिसिटी पे अपन को लोड वेरिएशन होना चाहिए, इससे बाहर लोड अपना नहीं जाना चाहिए कॉलम में। अगर उससे बाहर लोड जाता है एक डेफिनेट पोर्शन से, जिसको कर्नल और कोर कहते हैं, तो कॉलम प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो कॉलम में टेंशन नहीं आना चाहिए, कॉलम में हमेशा कंप्रेशन रहना चाहिए। तो ये वाला अपना अप्रोच काम नहीं करेगी कॉलम में। ठीक है, तो ये 2 केस कॉलम में चल सकते हैं। क्लियर? तो ये अपना कंबाइंड बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम था जो कि फिनिश हुआ। क्लियर? अब इसके बाद करेंगे अपन न्यूमेरिकल अप्रोच पे आएंगे वापस, प्रैक्टिकल अप्रोच पे एकदम। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कहीं भी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।